विद्यार्थियों यहाँ से आप सभी लोग भवानी प्रसाद मिश्र के जीवन परिचय को नोट कर लें। देखिएगा यहाँ पर लिखा दो रचनाएं और उसके नीचे लिखा कला पक्ष। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर दिया गया है हिंदी साहित्य में स्थान। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इसको पूरा नोट कर लें। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपकी परीक्षा पूर्व अभ्यास परीक्षा 2024 कक्षा 11 का आपका हिंदी विषय का सेट बी का पूरा सॉल्यूशन। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज यहाँ से आपको सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि एकमात्र इसी चैनल पर आप सभी को कक्षा 11 के समस्त विषय के पेपर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिनकी लिंक मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो वहाँ से आप लोग उन वीडियो को जरूर देख लें। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। सही विकल्पों का चयन करके आपको यहाँ से लिखना है। पहले नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। चिरागा किसके लिए ते था? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा हर घर के लिए। नीर भरे नित प्रति रहे तव न प्यास बुझाई में कौन सा अलंकार है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसमें आपका होगा विशेषोक्ति अलंकार। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदाई संभाषण किस विधा की रचना है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा व्यंग विधा की रचना है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो देखिएगा अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। उसके बाद में पर्जन्य का अर्थ होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 7 नंबर का, जिसमें कि लिखा बादल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा छठे नंबर का क्वेश्चन, किसी सामग्री में उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसके पटनी बनाना क्या कहलाता है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसको कहते हैं संपादन। यहाँ से आप लोगों को आ नंबर के ऊपर राइट आंसर लगा लेना है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखेंगे। तो यहाँ से आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों रिक्त स्थानों की पूर्ति को जरूर देख लें। तो देखिएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। पहला क्वेश्चन लिखा, घर की याद कविता ऋतु में लिखी गई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, घर की याद कविता जो है ना, कौन सी ऋतु में लिखी गई थी? इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वर्षा ऋतु में लिखी गई। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, को व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, संचारी भाव को व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर नागेंद्र को पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। तो देखिएगा तीसरे नंबर के जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा भारतेंदु युग को। उसके बाद में चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। सरकारी कामकाज की भाषा को कहते हैं। तो देखिएगा राजभाषा इसको कहते हैं। उसके बाद में तातुस थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, तातुस जो थे ना, लेखक थे। उसके बाद में सन 1994 में बनी फिल्म द अराइवल ऑफ द ट्रेन देश में बनी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा फ्रांस देश में ये बनी थी। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पास पंजाबी साहित्य के कवि है। तो देखिएगा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, चित्त में उत्तेजना का संचार माधुरी गुण में होता है। तो देखिएगा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये आपका बिल्कुल असत्य होगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, रजनी पटकथा में कुल 7 दृश्य है। तो देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा चौथे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। पाँचवें नंबर को देखते हैं। तो देखिएगा पाँचवें नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। छठे नंबर के क्वेश्चन को अगर देखें तो छठे नंबर का क्वेश्चन आपका असत्य होगा। तो यहाँ से इस प्रकार से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लेंगे और पूरा का पूरा इनको समझ भी लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जोड़ी के मिलान को देखते हैं। तो देखिएगा जोड़ी का मिलान किस प्रकार से आपको पूरा कंप्लीट करना है, यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। तो देखिएगा जोड़ी का मिलान ऐसे आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। पहले नंबर की जोड़ी का मिलान आप लोग कर लेंगे त्रिलोचन, इसकी जोड़ी का मिलान 4 से हो जाएगा। उसके बाद में अक्क महादेवी, इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा भूख मत मचल। कृष्णचंद्र, इनकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा जामुन का पेड़ से। उसके बाद में महाकाव्य, तो देखिएगा महाकाव्य में क्या होता है, यहाँ से आप सभी को चौथे नंबर पे जो लिखा ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपको 6 नंबर से मिलान कर लेना है, जिसमें कि लिखा सर्ग में बंदी रचना। निपात शब्द, तो देखिएगा इसमें आपको लिखना तुम भी आ गए, इससे जोड़ी का मिलान हो जाएगा। प्रबोध कुमार, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग इससे कर लें। और अनुस्मारक को कहते हैं हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। इस प्रकार से आप सब लोग इसकी जोड़ी का मिलान पूरा का पूरा कंप्लीट कर लें यहाँ से। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इनको पढ़ लें। प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस वाक्य में अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन, कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है?
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण पृथ्वी, जल, वायु और इसके बाद में अग्नि और आकाश तत्वों से हुआ है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लें। ये 5 तत्व है जिससे शरीर का निर्माण हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनके अनुसार काव्य की परिभाषा होगी रसात्मक वाक्यम काव्यम। रसात्मक वाक्यम और इसके बाद में काव्यम, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्याय के मैदान में किन के बीच में युद्ध ठन गया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर उस पाठ के आधार पर देखा जाए तो न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच में युद्ध ठन गया। धर्म और धन के बीच में युद्ध ठन गया, तो ये इसका राइट आंसर ये होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा यहाँ पर दिया गया, अपू की माँ का नाम क्या था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अपू की माँ का नाम था सर्वजया। यहाँ से आप लोग लिख लें, सर्वजया अपू की माँ थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, राग मालकोस किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर होगा, रात्रि में गाया जाने वाला एक प्रसिद्ध राग राग मालकोस है। ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में संकेतवाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका संकेतवाचक वाक्य का एक उदाहरण इस प्रकार से आप लोग नोट कर लें, शिक्षक आते तो पढ़ाई होती। शिक्षक आते तो पढ़ाई होती। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखिएगा, खोज परक पत्रकारिता किसे कहते हैं। तो देखिएगा, खबरों को खोज कर निकालना खोज परक पत्रकारिता कहलाती है। अब देखिएगा, हम आगे आपका पूरा पेपर देख लेते हैं और इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेके लास्ट तक का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम यहाँ से प्रश्न नंबर 6 जिसमें कि आपसे पूछा गया है, छायावादी कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखने हैं। तो चलिएगा जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं और इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस प्रश्न को नोट कर लें, ये पूरा का पूरा इसका उत्तर लिखा है। छायावादी कविता की 2 विशेषता ये लिखी, व्यक्तिवाद की प्रधानता और प्रकृति का मानवीकरण। और छायावादी कवि है जयशंकर प्रसाद, जिनकी रचनाएं कामायनी लहर, और सौमित्र पंत, जिनकी रचनाएं वीणा और ग्रंथि। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 7 जिसमें कि कहा गया है, कलकत्ता पर बजर गिरे ऐसा चंपा ने क्यों कहा। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा इसका उत्तर। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको नोट कर लें। यहाँ से आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न के उत्तर को नोट कर ले पूरा का पूरा, और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके उत्तर को देखते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है प्रश्न नंबर 8 जिसमें कि आपको बताना है, महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर को देख ले। पहला अंतर ये लिखा है, दूसरा ये लिखा गया है, तीसरा ये लिखा है, चौथा ये लिखा है, और ये उदाहरण भी दिए गए हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका प्रश्न नंबर 9 जिसमें कि आपको बताना सोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और सोटा छंद की परिभाषा को देखते हैं और लिखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग सोटा छंद की परिभाषा को पूरा का पूरा नोट कर लेंगे। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये तो हो गई आपकी सोटा छंद की परिभाषा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग ऐसा करें कि यहाँ से आप लोग इसके उदाहरण को भी नोट कर लें। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका उदाहरण है जो कि रामचरितमानस के लिए लिया गया है, एक सोटा है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको नोट कर लें। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में यहाँ से आप लोग देख लेंगे प्रश्न नंबर 10 में आपसे कहानी और उपन्यास में अंतर पूछा गया है। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और कहानी और उपन्यास में अंतर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग कहानी और उपन्यास में अंतर को नोट कर लेंगे। इस प्रकार से देख सकते हो, कहानी संक्षिप्त होती है, उपन्यास विस्तृत होता है। कहानी को पढ़ने में कम समय लगता है, उपन्यास को पढ़ने में अधिक समय लगता है। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सभी लोग कहानी और उपन्यास में अंतर को नोट कर लें। अब चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे जिसमें कि दिया गया है, लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताओं को नोट करते हैं।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हम प्रश्न नंबर 11 के इस वाले उत्तर को देखेंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हम प्रश्न नंबर 11 के अथवा वाले प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 के अथवा वाले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये दिया गया है आपका पूरा का पूरा उत्तर। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। इसमें कि लिखा, अध्यापक और लोहार गंगाराम के दंड देने में क्या अंतर था। तो देखिएगा, यहाँ से आप लोग देख लें, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका उत्तर लिखा है, पूरा का पूरा क्वेश्चन, और इसके उत्तर को आप लोग यहाँ से नोट कर लें। अब चलिएगा, हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 12 को देख लें, जिसमें कि आपको क्या बताना है, इनको निर्देशानुसार परिवर्तित करना है। तो देखिएगा, पहला लिखा है, दिनेश बुद्धिमान है। इस वाक्य को आपको बिना अर्थ बदले नकारात्मक बनाना है। तो देखिएगा, इसका बिना अर्थ बदले नकारात्मक क्या हो जाएगा, दिनेश मूर्ख नहीं है। क्या हो जाएगा, दिनेश मूर्ख नहीं है। ठीक है। उस देखिएगा, इससे इसका अर्थ नहीं बदलेगा। उसके बाद में अगला, सोहन आज भोपाल जाएगा, इसको बनाना संदेहवाचक। तो देखिएगा, ये हो जाएगा शायद, और इस तरह से आपको लिखना है, सोहन आज भोपाल जाएगा, शायद सोहन आज भोपाल जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला, परिश्रम करने वाला विद्यार्थी सफल होते हैं। तो देखिएगा, इसका मतलब ये होगा, जो परिश्रम करेंगे वही विद्यार्थी सफल होंगे। तो इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 13 में, सार संक्षेपण किसे कहते हैं, लिखिए। तो चलेगा, जल्दी से हम सार संक्षेपण को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, या फिर आप लोग इसके अथवा वाले प्रश्न को हल कर सकते हो। तो चलेगा, मैं आपको इसका अथवा वाला प्रश्न बता देता हूँ। जैसे कि महादेवी वर्मा विद्वान महिला थी। तो देखिएगा, विद्वान की जगह पर आपको लिख देना विदुषी। क्या लिखोगे, महादेवी वर्मा विदुषी महिला थी। उसके बाद में, पेड़ों पर पक्षी बैठा है। तो देखिएगा, पेड़ों पर नहीं, ये होगा पेड़ पर। क्या लिखोगे, पेड़ पर पक्षी बैठा है। उसके बाद में एक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को लिखना है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बंदूक एक शस्त्र नहीं है, अस्त्र है। तो यहाँ से आप लोगों को क्या लिख देना, अस्त्र। ठीक है। इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है। देखिएगा, कोई की चिनाई कितने तरीके से की जाती है। तो चलिएगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हम इसके अथवा वाले प्रश्न का उत्तर देखेंगे, जिसमें कि लिखा है, नृत्य और नृत्य में क्या अंतर है। तो चलिएगा, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 14 के अथवा वाले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस प्रश्न के उत्तर को नोट कर लें। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको प्रश्न और इसका उत्तर दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सभी लोगों को इस प्रश्न के उत्तर को नोट कर लेना है। चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ से आप लोग देख ले, प्रश्न नंबर 15, जिसमें कि लिखा है, जनसंचार माध्यमों के 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखिए। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और जनसंचार माध्यमों के 4 महत्वपूर्ण उद्देश्यों को नोट करते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग जनसंचार माध्यमों के 4 उद्देश्यों को लिख लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला होगा जनता को शिक्षित करना, और दूसरा होगा मनोरंजन करना, और तीसरा होगा सूचनाएं पहुंचाना। और देखिएगा, यहाँ से आपको मैंने कितना बता दिया अभी तक, सूचनाएं पहुंचाना। देखिएगा, एक तो क्या हो गया, जनता को शिक्षित करना और मनोरंजन करना, सूचनाएं पहुंचाना, और इसके बाद में देखिएगा 3 तो ये हो गए। और इसके बाद में अगला होगा जनता को जागरूक करना। ठीक है, ये इसके उद्देश्य होंगे। तो चलिएगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो क्वेश्चन होगा ना आपका, यहाँ से आप लोग देख लें। प्रश्न नंबर 16 में आपसे अथवा वाले प्रश्न में कबीर अथवा भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय आपसे पूछा गया है। तो चलिएगा, दोनों में से किसी भी एक के जीवन परिचय को नोट करते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग भवानी प्रसाद मिश्र के जीवन परिचय को नोट कर लें। देखिएगा, यहाँ पर लिखा 2 रचनाएं, और उसके नीचे लिखा कला पक्ष। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर दिया गया है हिंदी साहित्य में स्थान। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इसको पूरा नोट कर लें। चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। प्रश्न नंबर 17 में आपसे मुंशी प्रेमचंद अथवा मन्नू भंडारी का जीवन परिचय पूछा गया है। क्या क्या लिखना, 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। तो चलिएगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग प्रेमचंद के जीवन परिचय को नोट कर लेंगे। इनकी रचनाएं लिखी है, गबन, गोदान और रंगभूमि। और इसके बाद में ये भाषा दी गई है, और भाषा के बाद में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य में स्थान भी लिखा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे।
अब चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे। प्रश्न नंबर 18 में आपसे क्या पूछा गया है, भाव पल्लवन की विशेषताएं लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोगों को भाव पल्लवन की विशेषताएं बतानी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहली विशेषता ये होगी कि ये देखिएगा, इससे यहाँ से आपको लिखना है, इससे विषय वस्तु अच्छे से समझ में आ जाती है। पहली विशेषता तो ये हो गई। और दूसरी विशेषता ये लिखना है, भाव पल्लवन से आपको क्या लिखना है, यहाँ से आपको पहला तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद में देखिएगा, भाव पल्लवन से आपको तर्कशीलता करने में आसानी होती है। उसके बाद में देखिएगा, तीसरी विशेषता आपको लिख लेनी यहाँ पर, भाव पल्लवन से क्या होता है। तो देखिएगा, यहाँ से आप सभी लोगों को लिख लेना है, भाव पल्लवन से शब्द का सही अर्थ पता चलता है या शब्द का सही मायने पता चलते हैं। इस प्रकार से यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है। तो ये इसका उत्तर होगा। उसके बाद में देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो देखिएगा, पहला लिखा, राष्ट्र चरित्र का विकास ही प्रजातंत्र का आधार है। तो देखिएगा, यहाँ से आप सभी लोगों को क्या करना, शीर्षक तो होगा, हो जाएगा आपका राष्ट्र चरित्र। क्या हो जाएगा, राष्ट्र चरित्र इसका शीर्षक होगा। उसके बाद में देखिएगा, क्या लिखा, प्रजातंत्र को सफल बनाने में कौन सफल बनाता। तो देखिएगा, राष्ट्र चरित्र ही विकास ही प्रजातंत्र का आधार है। उसकी नींव राष्ट्र चरित्र पर आधारित होती है। जिस नागरिक चरित्र को मान होगा, उस राष्ट्र का भविष्य उतना उज्जवल होगा। चरित्र देखिए, केवल एक ही शब्द नहीं, बल्कि देखिएगा, यहाँ से आप सभी लोगों को लिख लेना है, चरित्रवान व्यक्ति ही प्रजातंत्र को सफल बनाता है। उसके बाद में देखिएगा, छुटकारा गद्यांश में प्रयुक्त हुए किस शब्द का अर्थ हो सकता है। तो देखिएगा, छुटकारा के लिए और कौन से शब्द का अर्थ होगा। तो देखिएगा, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। तो देखिएगा, छुटकारा शब्द का यहाँ पर आया, चरित्र गुणों में विकास, भ्रष्टाचारी, बेईमानी, मिलावटखोरी जैसे अपराधों में किसी भी राष्ट्र की नींव उसके चरित्र के आधार पर, चरित्र जितना महान होगा, राष्ट्र उतना। चरित्र में केवल एक, न केवल एक गुण है, अपने अनेक विशेषता। चरित्रवान व्यक्ति अपने चारों ओर तरफ के माहौल को सुंदर बनाता। चरित्र के गुणों के विकास में भ्रष्टाचारी, बेईमानी, मिलावटखोरी जैसे अपराधों की मुक्ति मिलती है। तो देखो, मुक्ति इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा, इसका अतवाल वाला पूछा गया है। अब इसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 20 में ये लाइनें दी गई हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो चलेगा, जल्दी से हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से आपको संदर्भ लिख लेना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी आरोह भाग 1 के पाठ मीरा के पद से लिया गया है और इसकी कवियत्री मीराबाई है। उसके बाद में आपको क्या करना है, 2 नंबर डाल के प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद का ये आपको रचित द्वारा मीराबाई श्री कृष्ण के अपने पति को भक्ति की है। इसमें उन्होंने ये पूरा का पूरा आप लोग लिख लें, ये प्रसंग हो जाएगा। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको भावार्थ लिख लेना है पूरा का पूरा। यहाँ तक का आपका ये भावार्थ होगा। और उसके बाद में देखिएगा, कुछ और ये लिखा है भावार्थ, यहाँ तक का आप लोग पूरा का पूरा इसको लिख लें और ये इसका भावार्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको पूरा का पूरा नोट कर लेंगे। अब चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे। प्रश्न नंबर 21 में आपको इस प्रकार से दिया गया, एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। तो देखिएगा, इसकी व्याख्या को देखते हैं या फिर हम इसके अथवा वाले प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। दोनों में से एक की व्याख्या आपको करनी है। तो चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न के उत्तर को नोट करते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो संदर्भ संक्षिप्त व्याख्या है, इसकी मैं आपको बोलकर ही नोट करवा देता हूँ। इस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको संदर्भ लिख लेना है। संदर्भ में आपको क्या लिखना होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी आरोह भाग 1 के पाठ मियाँ नसीरुद्दीन से लिया गया है और इसकी लेखिका कृष्णा सोबती है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इन लेखिका का नाम क्या, कृष्णा सोबती। और उसके बाद में देखिएगा, ये तो हो गया आपका क्या, संदर्भ। इसके बाद में प्रसंग डालना है, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पे आपको प्रसंग डालना। प्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश में मियाँ नसरुद्दीन की मनोस्थिति का वर्णन किया गया है। और उसके बाद में देखिएगा, व्याख्या करनी है आपको। तो देखिएगा, व्याख्या में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। देखिएगा, एकाएक मियाँ की आंखों में कुछ कौन गया। तो देखिएगा, यहाँ से आपको ये लिख लेना है, अचानक से मियाँ चौंक गए और इसके बाद में लंबी सांस भरी और कुछ गुमशुदा याद को ताज़ा करने के लिए कहा। और उन्होंने फिर एक लंबी सांस ली और फिर उन्होंने कहा, उतर गए वे ज़माने। और उन्होंने कहा कि वे ज़माने अब बीत गए। और उसके बाद में आगे लिखना आपको,
और गए कद्रदान, और उस समय जो कद्र थी खाना पकाने वालों की, वो अब वो कद्र भी नहीं बची। मियाँ अब क्या रखा है। और इस प्रकार से मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं कि अब क्या रखा है। निकाली तंदूरी से निकली और हजम। और इस प्रकार से वो कहते हैं कि अब क्या रखा है, तंदूर से रोटी निकाली और खाई और हजम, यानी कि अब कला की कद्र करने वाले लोग नहीं रहे। तो ये इसकी व्याख्या होगी। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 22 को देख लें, जिसमें कि लिखा है, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को निर्धन सहायता निधि से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 22 के उत्तर को देखते हैं। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें। प्रश्न नंबर 23 में आपसे क्या पूछा गया है। देखिएगा इनमें से किसी भी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना। जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, मातृभाषा का महत्व, मेरे प्रिय शिक्षक, भारतीय नारी के हर क्षेत्र में बढ़ते कदम। तो चलेगा हम इन दोनों प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको आवेदन पत्र इस प्रकार से पूरा लिख लेना है। क्या लिखना है, प्रश्न नंबर 22 में सबसे पहले आपको ऊपर लिख लेना श्रीमान प्राचार्य महोदय, इसके बाद में आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, और इसके बाद में आपको विषय डालना है ऊपर इसके, और यहाँ पर लिखना है आपको छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। तो ऊपर आप लोग लिख लें, इसके बाद में आपको इस प्रकार से पूरा ये लिख देना है। ये इसका राइट आंसर होगा। अब चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं और आपके प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को नोट कर लें, जिसमें कि आपको जीवन में खेलों के महत्व विषय के ऊपर आपको एक निबंध लिखना था। तो यहाँ से आप लोग लिख लें, ये प्रस्तावना लिखा गया, यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा एक खेलों के संबंध में लिखा गया है, यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें। और उसके बाद में देखिएगा ये अगला क्वेश्चन लिखा है, खेलों के प्रकार। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, जीवन में खेलों का लाभ। और उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, जीवन में खेलों का महत्व। इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और देखिएगा ये ऑप्शन आर वाला पॉइंट है। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।